जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और यूपीएससी हिंदी इस समय प्री टाइम बैच चला रही है। प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में 1857 की क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस पे लगभग पीसीएस में तो प्रश्न आते ही हैं, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछते हैं 1857 की क्रांति पे, जनजातीय विद्रोहों पे। तो आज हम लोग बेसिकली करेंगे यही कि 1857 की क्रांति देखेंगे, जनजातीय विद्रोहों को देखेंगे और भारत में शिक्षा के विकास का एक मैं आपको मोटी मोटा समझ यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछेंगे इस पे देखते हुए एक बार थोड़ा सा 1857 की क्रांति को देख लेते हैं। फिर कारण देखेंगे, घटनाक्रम देखेंगे, नेतृत्व कैसे रहा, किस अधिकारी ने कहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह कि 1857 की जो क्रांति होती है वो थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही व्यापक छाप छोड़ती है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ एक संगठित पहली लड़ाई, आप विद्रोह कह सकते हैं, इसको पहली अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कह सकते हैं विद्रोह की। ठीक है, सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया विद्रोह। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। 1827 ईस्वी में 57 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया और मंगल पांडे जो वहां पे सिपाही थे, उन्होंने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होता है विप्लव। ठीक है, इतिहास में इसे कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह कोई बोलता है, कोई भारत का विद्रोह बोलता है, कोई महान विद्रोह बोलता है। ठीक है, या कई लोग इसको स्वाधीनता संग्राम का पहला युद्ध की भी संज्ञा देते हैं। आगे भी हम लोग उसको देखेंगे। अगर हम बात करें इनके राजनीतिक कारणों की, तो जैसा कि आप सभी को पता था, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है, बेसिकली विस्तारवादी नीति आप उसको बोल सकते हैं। जैसे कि एक थी व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने अगर कोई जैविक पुत्र नहीं होगा तो जैविक पुत्र न होने की दशा में राजा रानी का जो राज्य था वो अंग्रेज हड़प लेते थे। ठीक है, जैसे कि बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि उस समय डलहौजी के शासनकाल में भारतीय जो शासक रहते हैं, उनके जो प्रमुख रहते हैं, उनको गद्दी से हटा दिया जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं अन्य जो सत्तारूढ़ परिवार रहता है उसको डर लगता है कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को बैठने की, सिंहासन पर बैठने की आजादी नहीं थी। इसी प्रकार कल हम लोगों ने देखा कि डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सतारा, नागपुर, इन सबको भी विलीन कर लिया उसमें अपने शासनकाल में। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसके पीछे थे। जैसे कंपनी के शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार, उद्योग, आविष्कार, इन सब पे देखेंगे कि भारतीयों पे बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ईसाई धर्म अपना लेने वालों को थोड़ा सा कुछ छूटे दी जाती हैं। धार्मिक देखते हैं कि यार हमारा धर्म भी खतरे में आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक कारण के तौर पे 1857 के विद्रोह का कारण बनता है। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाओं की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो अंग्रेज सुधार करते हैं, जैसे सती प्रथा उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन, इसको भी थोड़ा सा एक बार जो वहाँ के जो पुराने लोग होते हैं, पुराने ख्याल के लोग होते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो हमारी प्रथाओं पे एकदम सीधा सीधा कुठाराघात हो रहा है। ठीक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में की बात करें तो वहाँ पे किसानों और जो स्थानीय रोजगार का हनन, ठीक है, खत्म हो जाना, ये सब भी एक कारण बनता है विद्रोह का। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण हम लोगों ने कल समझा था कि भारत एक केवल कच्चे माल की आपूर्ति वाला देश रह जाता है। और किस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय मसाले और जो कपड़ों का व्यापार था उसको आयात शुल्क लगा करके बंद कर दिया जाता है। वहां पे इंग्लैंड में बेचना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सैन्य विद्रोह एक कारण था ही। ठीक है, और तात्कालिक कारण क्या था कि अफवाह फैल गई कि मतलब इसमें सुअर की और गाय की, सुअर और गाय की चर्बी है। ठीक है, यानी कि एनफील्ड राइफलों का प्रयोग होता था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी उस पे कारतूस के ऊपर लगाई जाती थी। ठीक है, तो मुंह से खोलने के कारण एक ये मान सकते हैं। ठीक है, और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है। और जो 9 मई 1857 के बाद ये विद्रोह धीरे धीरे भड़कता है। ठीक है, 9 मई 1857, ठीक है, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी जाती है, 9 मई से धीरे धीरे ये विद्रोह भड़कता है। ठीक है, और 10 मई को फाइनली ये मेरठ से प्रारंभ होता है। विद्रोहियों का दिल्ली पे अधिकार हो जाता है। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक रहता है कमल और रोटी। तो अब एक बार हम लोग इस पे आ जाते हैं। कारणों पे हम लोगों ने एक बार चर्चा कर ही ली थी, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह थी, सामाजिक आर्थिक कारण इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लिए ही थे। ठीक है,
कैसे शुरुआत हुई थी इसको भी हम लोगों ने देखा। अब एक बार इसके घटनाक्रम पे आ जाते हैं, इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि कौन इसको क्या क्या बोला। ठीक है, कौन इसको क्या क्या बोला, तो जैसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बोल दिया जाता है। तो ये प्रश्न ऐसा छोटा मोटा प्रश्न यूपीएससी यूपीपीसीएस नहीं पूछता है। ठीक है, जो बीडी सावरकर हैं इनके कथन का आप मतलब इस पे प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, 3-4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, एक आरसी मजूमदार इसको बहुत ज्यादा क्रिटिक करते हैं, बोलते हैं ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और इसके कई सारे वो तर्क देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि कुछ पुस्तकें इसमें आती हैं। ठीक है, कि कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इसके संदर्भ में। तो पहली पुस्तक किसमें थी, वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। और कुछ पुस्तकों के नाम एक आध दो यहाँ छूट गए, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ ताकि जो ये वाला सेगमेंट है ये पूरा हो जाएगा। तो द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर की पुस्तक थी। उन्होंने इसमें इसका जाहिर सी बात 1857 का जिक्र था। ठीक है, एक द आरसी मजूमदार का द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 या 1857 का सिपाही विद्रोह। इस पे आरसी मजूमदार का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रश्न आएगा कैसे, मैचिंग वाले प्रश्न आएंगे। सैयद अहमद खान को भी एक बार देख लीजिए, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको करना कैसे, याद तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो मैचिंग वाले में थोड़ा सा देख लेना। असबाब से सैयद अहमद जुड़े थे। वीडी सावरकर का क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये याद करने वाली प्रॉपर चीजें हैं। ठीक है, एक आपको लिखना है इसमें पूरन चंद्र जोशी रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। ठीक है, तो एक इनको ऐड कर लीजिए, पूरन चंद्र जोशी। ठीक है, पूरन चंद्र जोशी। और इनकी किताब का क्या नाम था, इनकी किताब का नाम था द इंडियन रिबेलियन 1857 और सिंपोजियम। ठीक है, तो रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। ठीक है, ये थोड़ा सा पूछा है बीपीएससी यूपीपीसीएस में, ऐसे प्रश्न मैचिंग वाले आते हैं। ठीक है, एक और बुक का नाम था जॉर्ज ब्रूस का द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, तो जॉर्ज ब्रूस। ठीक है, जॉर्ज ब्रूस। ठीक है, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, 1857। ये दो पुस्तक आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यह है कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था और कौन कौन उसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, इस पे थोड़ा सा एक प्रश्न बनता है, और पीसीएस वगैरह में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में पूछने की संभावना है, अभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, पहले पूछे जाते थे जब एक एक सीसेट नहीं होता था तो उस समय ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, जैसे बरेली में खान बहादुर नेतृत्व करता थे, झांसी में जाहिर सी बात है, ये आप भूलेंगे नहीं कभी भी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, वहां पे बेगम हजरत महल पार्क भी है। ठीक है, कानपुर में नाना साहब। ठीक है, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, असम में दीवान मानीराम दत्त, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ये नाम आपको भूलने नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप नाम देखेंगे जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये अमूमन याद रहेगा, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये भूलेगा नहीं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें भूलने वाली हैं, वो जैसे दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, ये याद रखने की जरूरत है ही। ठीक है, भूला जाएगा ही नहीं ये। बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये था दिल्ली में। और एक इसमें और निकलते हैं कौन, प्रयागराज और बनारस में मौलवी लियाकत अली। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं प्रयागराज एंड बनारस। ठीक है, यहाँ पे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ये इनके थे। ठीक है, एक प्रश्न इसमें बनता है, और जाहिर सी बात है पीसीएस वगैरह में तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बराबर बनी रहती है। ठीक है, बाकी सब इसमें फैक्ट दिए हुए हैं।
तो स्थान और नेतृत्वकर्ता में ये दो चीजें आप ऐड कर लीजिएगा। एक चीज मैं और बोलूंगा कि विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, ठीक है, जैसे विद्रोह दबाने वाले अधिकारी, इसमें बरेली में सर कोलिन कैंपबेल, ठीक है, बरेली में कोलिन कैंपबेल, ठीक है, कोलिन कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है, ये प है, कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल थे। ठीक है, झांसी और ग्वालियर में सन ह्यूग रोज, झांसी और ग्वालियर में ह्यूग रोज, ह्यूग HUGE, ह्यूग रोज ROSC, ठीक है, ह्यूग रोज झांसी में थे। ठीक है, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा याद करना कठिन होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा करवाने के कारण ये बता दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कानपुर में फिर से कोलिन कैंपबेल, कानपुर में फिर से यही रहता है कोलिन कैंपबेल। ठीक है, कानपुर में कोलिन कैंपबेल रहता है। जगदीशपुर में विलियम टेलर, जगदीशपुर या बिहार में ये विलियम टेलर, ये विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी। ठीक है, इसमें से कोई एक पे प्रश्न आ सकता है पीसेस में। ठीक है, विलियम टेलर हो गया। और एक कौन से बच रहे हैं, प्रयागराज में कर्नल ऑनसेन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयागराज वाला था, प्रयागराज कर्नल ऑनसेन, ठीक है, ऑनसेन, ये थोड़ा सा आप लोग को इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला भी सेगमेंट इतने में कंप्लीट हो जाएगा, ये सेगमेंट इतने में कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें पुस्तकों की बात हो गई थी, अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो जाहिर सी बात है सभी अगर मिल के विद्रोह करते तो भारत उसी समय आजाद हो सकता था। तो ग्वालियर के सिंधिया, इससे ऐसे प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के पक्ष में थे। ठीक है, तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नवाब और जिंद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजा, ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समर्थक थे और विद्रोह को दबाने में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। आप देखेंगे कि जो विद्रोह का जो एरिया है, इनमें इन जगहों पे विद्रोह कम होता है। ठीक है, या नहीं के बराबर होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह होगा और कुछ हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो विद्रोह होगा और कुछ हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब इस विद्रोह के परिणाम क्या निकलते हैं। तो विद्रोह जो होता है सीमित तौर पे, विद्रोह सीमित तौर पे सफल रहता है, लेकिन अंततः कोई, चूंकि भारत को आजादी नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसलिए इसको असफल माना जाता है। अब बात आती है असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, तो असफलता के कारण ये थे, एक तो सीमित प्रभाव था। ठीक है, यानी कि विद्रोह भले ही व्यापक रूप से था, लेकिन जो अभी मैंने ऊपर ये रजवाड़ों के नाम बताया, आप देखेंगे कि ग्वालियर, हिंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, कश्मीर, इन सब जगहों पे, और कश्मीर भी उस तरह का बहुत बड़ा वाला कश्मीर, आज वाला कश्मीर नहीं। ठीक है, तो इन सब वजहों से आप देखेंगे कि विद्रोह का स्तर भले व्यापक था, ठीक है, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा और इससे अप्रभावित रहा। दूसरा क्या है, विद्रोह मुख्यतः जो गंगा यमुना का दोआब था, इसमें इस तक सीमित रह गया। ठीक है, और सिंध, राजपूताना, कश्मीर, पंजाब के अधिकांश भाग में ये विद्रोह थोड़ा सा सीमित था। ठीक है, बड़ी रियासतों ने इसमें भाग ही नहीं लिया, हैदराबाद जैसा क्षेत्र इसमें भाग ही नहीं लेता, दक्षिण प्रांत भी इससे अछूते रह गए। ठीक है, तो इस प्रकार वो था। फिर क्या बात है, प्रभावी नेतृत्व नहीं था। नेतृत्व जो इस विद्रोह के प्रतीक थे, बहादुर शाह जफर, उनको बोला जाता था कि, यानी कि अब आप खुद सोचिए कि विद्रोह में कुछ आगे बढ़ने की चाह नहीं थी विद्रोहियों में, ये नहीं थी कि कोई नई व्यवस्था लाएंगे। ठीक है, उनको फिर से किसे लाना था, मुगल, फिर से मुगलों की व्यवस्था, तो कोई नई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व नहीं था। जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग थी, लेकिन इनका भी प्रभाव उस समय सीमित था। हथियार उन सब के पास आधुनिक, विपक्षी के पास आधुनिक हथियार थे, तोप वगैरह थे, ये लोग अभी भी तब भी सीमित थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, राज्य जो थे वो आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ते थे, एक प्रमुख कारण ये भी था विद्रोह का। ठीक है, और आपस में मतलब विद्रोह की असफलता का। ठीक है, संसाधन सीमित थे, मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी, इन सब वजहों से थोड़ा सा विद्रोह जो है असफल रहा, थोड़ा सा क्या, पूरा असफल रहा। अब इसमें परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो परिणाम या घोषणाएं इससे निकल के सामने आती हैं। एक तो भारतीय रजवाड़ों के प्रति जो विलय या विजय की नीति होती है, इसको अंग्रेज कुछ हद तक
छोड़ देते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति मिलती है कि अब आप, ठीक है, अब आप गोद ले सकते हैं। ठीक है, गोद लेने की अनुमति मिल जाती है। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन होता है। ठीक है, तो इससे दो प्रश्न बनते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही हो जाता है, ये सब तो आपको पता होगा ही। अब यार इतने साल से पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना ही चाहिए। तो भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग, तो इसमें प्रश्न आ सकता है पील आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस लिए किया गया था। ठीक है, तो दो तीन ऑप्शन इसमें देंगे। एक तो दे देगा अकाल अकाल के लिए, दूसरा सेना के लिए, तीसरा भारतीय रियासतों के संबंध जांचने के लिए। ठीक है, ऐसे करके तीन चार ऑप्शन दे देगा, आपको सही मारना रहेगा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1858 का एक्ट आता है और भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति होता है। हम लोगों ने राज व्यवस्था में इसको देखा था। ठीक है, भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगती है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को पालन होता है और सबके लिए एक समान कानून की बात होती है। ठीक है, सबके लिए एक समान कानून की बात होती है। ये तो थी 1857 की नीति। ठीक है, यानी कि भले ये अभूतपूर्व घटना रहती है, ठीक है, लेकिन विद्रोह जो होता है अपने वांछित लक्ष्य पाने में असफल साबित होता है। इसको अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे एक बार अन्य जन आंदोलन देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को 1857 की क्रांति समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा मोटी मोटा आपको अंदाजा पड़ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है कि कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उसको हम लोग जब लास्ट वाली क्लास रहेगी तो उसमें देखेंगे, यूपीपीसीएस का अलग, यूपीएससी का अलग। अब अन्य जन आंदोलन में देख लेते हैं। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, जन आंदोलन के साथ साथ पहले ये वहाबी आंदोलन देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन क्योंकि एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जो कि फिर से कट्टर इस्लाम को लेकर के प्रेरित था। ठीक है, ये बेसिकली जो आंदोलन था ये सिखों के विरुद्ध शुरू हुआ था, सिखों के विरुद्ध। ठीक है, सिखों के विरुद्ध, और सैयद अहमद बरेलवी द्वारा इसे आरंभ किया गया था। प्रसार क्षेत्र अगर की बात की जाए तो काबुल पूरा जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत में ये फैला हुआ था। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ सकते हैं कि वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि ये जो है एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें इस्लाम में परिवर्तन और सुधारों का विरोध किया गया था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दे देगा। तो दोनों स्टेटमेंट जाहिर सी बात है सही है, इस्लाम में परिवर्तन और सुधारों का विरोध किया था इस वहाबी आंदोलन ने। बेसिकली ये आंदोलन एक तरह से समझिए कट्टरता का जनक है। ठीक है, और इसमें बोला जाता है कि भारत को दारुल दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। दारुल हर्ब मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफिर मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनकी भूमि से लेकर के उनको हटा करके दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इसका लक्ष्य था। वहाबी आंदोलन कुछ इसी प्रकार का आंदोलन था देवबंद आंदोलन। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन भी अभी चर्चा में रहा था क्योंकि इसका एक आतंकवादी, ठीक है, पाकिस्तान ये तालिबान के शासन, जो तालिबान की सेना में तालिबान की सरकार में प्रमुख तौर पे पाता है, तो देवबंद से वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, देवबंद से जुड़ा था वो देवबंद, हालांकि भारत वाले देवबंद नहीं बल्कि पाकिस्तान वाले देवबंद। जब भारत का पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो देवबंद के कुछ लोग चले गए थे मुल्तान में। ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि देवबंद और वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ठीक है, और ये बेसिकली कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा पे शुद्ध शिक्षा की बात करते हैं कि जो कुरान में लिखा है वही सही है, बाकी हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुरान में लिखा है कि धरती चपटी है तो धरती चपटी है। ठीक है, उसका मतलब नहीं है कि वास्तव में क्या है। दूसरा चीज क्या है, इसी के विरुद्ध में हम देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन, या भी आगे आएगा अलीगढ़ आंदोलन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खां बहुत नाम पाते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहाबी आंदोलन मेरे हिसाब से आप लोग को मोटी मोटा समझ में आ गया होगा। अब एक बात कर लेते हैं इस तरह से जो अन्य जन आंदोलन है या फिर जो आदिवासियों वगैरह का विद्रोह है। अब इसमें बात आती है कि आदिवासी जो होते हैं भारत के मूल निवासी होते हैं। ठीक है, आदिवासी भारत के मूल निवासी होते हैं जो औपनिवेशिक कालों में वनों या इससे संबंधित रिलेटेड चीजों, वन संपदा इन सब पे निर्भर रहते हैं इनके जीवन। ठीक है, ये वन चूंकि प्रकृति के बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं तो जीवन वृत्ति का मुख्य स्रोत यही रहता है। अब अंग्रेजों के आने के बाद जाहिर सी बात है वो वन संपदा को एक संसाधन के तौर पे देखते हैं और उनके दोहन के माध्यम से रेल की पटरियां बिछाई गई तो स्लीपर के लिए पेड़ों को काट दिया गया, तो उससे थोड़ा सा ये आदिवासी परेशान रहते हैं। ठीक है, इनकी नीतियां कुछ ऐसी थी कि जैसे धर्म परिवर्तन के लिए जाना, फिर उनकी जाके जमीन पे कब्जा कर लेना,
ठीक है, या उनको जबरदस्ती उनके जो धार्मिक कानून है उनको पालन करने से रोक देना है, इन सब के कारण थोड़ा सा इनको दिक्कत आती है। 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कल जो हम लोगों ने देखी थी, उसका भी प्रभाव इन सब पे पड़ता है। और धीरे धीरे जो समय समय पे छिटपुट विद्रोह होते रहते हैं, हालांकि ये कोई संगठित विद्रोह नहीं थे, और इन विद्रोहों के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो बहुत ज्यादा वो रहे, लेकिन तब भी अपने आप में एक शुरुआत के तौर पे ये सब प्रमुखता पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आर्थिक शोषण और सामाजिक परिवर्तन, इन सब के कारण समय समय पर कोल, भील, मुंडा, संथाल, ये सब विद्रोह होते हैं। अब इसमें आपको दो काम करने हैं। एक तो ये जो विद्रोह बताए गए हैं इनको आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, एक A4 साइज का पेज लेंगे, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे जन आंदोलन के नाम पे। अच्छा, दूसरा, आपने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, यूपीएससी के साथ साथ एक और टेस्ट सीरीज कोई भी आप ज्वाइन करिएगा। इन टेस्ट सीरीजों में जो भी विद्रोह आ रहे हैं, ठीक है, तो जब ये जो जन आंदोलन वाला नोट्स बनाइएगा तो वहां पे एक पेज और एक्स्ट्रा जोड़िएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए गडकरी विद्रोह हो रहा है या फिर और कोई भी XYZ विद्रोह हो रहा है, उसको नोट करते रहिएगा। कोशिश ये करिएगा कि उसका जो सन है, मतलब कब हुआ है, वो थोड़ा सा पता चले। हालांकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं, क्योंकि इन विद्रोहों का एग्जैक्ट डेट नहीं पता चल पाता है। ठीक है, ये मानक मानद होते हैं। ठीक है, कुछ विद्रोह तो ठीक है। ठीक है, तो अब नोट्स लेकिन इससे बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक जगह मिल जाए। अभी हम लोग जब शिक्षा का विकास करेंगे तो देखेंगे, अगर आप लोग को देखना हो कि प्री के लिए नोट्स कैसे बनाएं, तो हम लोगों ने अपने चैनल पे इस पे डाला हुआ है कि कैसे आप लोग को इस पे नोट्स बनाना है। ठीक है, तो अब जन आंदोलन, सबसे पहले संथाल विद्रोह को एक बार देख लेते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के मध्य प्रमुख तौर पे उभरता है। ठीक है, ये एक दमन एको नाम का क्षेत्र रहता है। दमन एको बेसिकली भागलपुर से लेकर के, ठीक है, भागलपुर बिहार से लेकर के राजमहल पहाड़ियां के मध्य ये क्षेत्र है। ठीक है, और दमन एको में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ होता है। ठीक है, हालांकि एक चीज ये है कि जैसे जो भारत सरकार की वेबसाइट है वो मानती है कि ये सरदार धीर सिंह मांझी के नेतृत्व में ये वाला जो विद्रोह रहता है, ठीक है, सरदार धीर सिंह मांझी, ठीक है, सरदार धीर सिंह मांझी के नेतृत्व में, लीडरशिप में ये डेवलप होता है। बाद में इसको सिद्धू, कान्हू, चाँद और भैरव नाम के चार भाई रहते हैं, वो नेतृत्व करते हैं इसको। ठीक है, संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक के बीच जो क्षेत्र है उसमें ये विद्रोह फैलता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ये लोग जो होते हैं मूल निवासी होते हैं, और ये परहा परहा एक प्रकार का पंचायत होता है जो परहा, ठीक है, परहा पंचायत के माध्यम से ये शासन करते हैं। तो इससे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे अगर आप बात करें बिहार में, झारखंड में, तो उसमें ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है बीपीएससी जेपीएससी में कि परहा पंचायत से आप क्या समझते हैं, या परहा पंचायत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वहां के इतिहास में परहा पंचायत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक चीज बस आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि परहा पंचायत जैसा कुछ ही संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा था। जैसे मुंडा विद्रोह को उलगुलान बोल दिया जाता है। ठीक है, तो परहा पंचायत इनसे जुड़ा हुआ है। परहा पंचायत बेसिकली इनके शासन प्रणाली थी। ठीक है, जो इनको लगता है कि जब अंग्रेज आए तो ये थोड़ा सा हम लोग में दिक्कत हुआ। ठीक है, दूसरा विद्रोह देख लेते हैं एक बार हम लोग, पागलपंथी। ठीक है, दूसरा विद्रोह ये पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथ या पागलपंथी कई जगह लिखा रहता है। ठीक है, ये बेसिकली एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साइड में, बेसिकली बंगाल क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, बंगाल क्षेत्र बोल सकते हैं। इसमें बात क्या थी, ये हिंदू, ये अर्ध धार्मिक तो था ही। ठीक है, ये अर्ध धार्मिक विद्रोह था, और जो मतलब इसमें जो धर्म है वो हिंदू के साथ साथ सूफी, हिंदू प्लस सूफी, ये आपस में मिक्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक तरह से सहिष्णु विद्रोह माना जाता है। ठीक है, बेसिकली ये करम शाह द्वारा प्रारंभ होता है, बाद में इनके जो पुत्र रहते हैं टीपू, वो इसको आगे देते हैं। और जाहिर सी बात है हर विद्रोह की तरह ये विद्रोह भी अंततः सफल नहीं होता है। ठीक है, तो पागलपंथ विद्रोह। अगला विद्रोह था मुंडा विद्रोह। तो अच्छा, अब इसमें आपको नोट्स कैसे बनाना है ये सब चीजें तो याद नहीं रखनी है। तो अब आपको नोट्स बनाना है। एक तो विद्रोह विद्रोह का कोशिश करेंगे कि डेट मिल जाए, डेट मिलने के बाद प्रमुख नेता कौन कौन से हैं। दूसरा चीज इसमें आपको लिखना है कि प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, और कुछ अगर उपलब्धियां हैं तो उन उपलब्धियों को लिखेंगे। ठीक है, अब मुंडा विद्रोह की बात कर लेते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य। ठीक है, इसका अन्य नाम उलगुलान या महान हलचल,
यूपीएससी या यूपीएसएस में पिछले साल शायद पूछा भी था। उर्गुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कहा जाता है? समयावधि 1899 1900 के मध्य, ये बात हो ही चुकी थी। ठीक है, इनके बिरसा मुंडा जो कि खुद को देवत्व, मतलब खुद में देवत्व की भावना, ऐसा माना जाता है कि देवता थे। ठीक है, बात ये क्या आती है कि झारखंड में, ये झारखंड जो वर्तमान में झारखंड है, वहां झारखंड का ये सबसे बड़ा रक्त प्लावित विद्रोह इसको माना जाता है। ठीक है, रक्त प्लावित विद्रोह माना जाता है। बेसिकली बिरसा मुंडा धार्मिक कुरीतियों और पाखंडों वगैरह से दूर रहने की में दूर रहने का इसमें वो करते हैं। और सारे कारण इसके लगभग लगभग वही थे जो संथाल विद्रोह के थे। कारणों की अगर बात की जाए तो इसमें फिर वही दीकों का बाहर से आना, ठीक है, उनके धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना, जितने भी मतलब कारण, सारे जनजातीय विद्रोह के कारण लगभग लगभग समान थे। अब इसमें बात आती है कि 1899 1900 के मध्य ये विद्रोह थम जाता है। जो बिरसा मुंडा रहते हैं इनको हैजा हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और ये जंगलों में छुप छुप के अंग्रेजों से बचते हैं, लेकिन कोई इनकी खबर दे देता है कि यहाँ पे है, और अंत में इनको जेल में ले जाते हैं सब, और रांची जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार ये विद्रोह थमता जाता है। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। अगला विद्रोह एक कुका विद्रोह है। कुका विद्रोह बेसिकली एक सिखों का नामधारी संप्रदाय है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, कुका विद्रोह की अगर बात करें तो सिखों का नामधारी संप्रदाय है, उससे रिलेटेड है। आरंभ वर्ष 1840। इसके जो नेतृत्व करता है वो भगत जवाहर मल थे। ठीक है, और सिख, इनका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? तो पूछेगा कुका आंदोलन से संबंध में निम्नलिखित घटना में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आएगा, इसमें चाहिए नामधारी सिख है, नामधारी आंदोलन भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिख लीजिए नामधारी आंदोलन। तो बोलेगा कि इसे नामधारी आंदोलन नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि भगत जवाहर मल इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तीसरा दे देगा कि यह जो है ये आप बोल सकते हैं यह हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक प्रयास था। ठीक है, तो कुका आंदोलन सिख धर्म में प्रयास के लिए था। ठीक है, सुधार के लिए प्रयास था। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। अगला विद्रोह था नील विद्रोह। ठीक है, अगला विद्रोह यहाँ पे नील विद्रोह देख लेते हैं। नील विद्रोह की समयावधि क्या रहती है? ठीक है, समयावधि 1859-60। इस विद्रोह का जिक्र जो है नील बंधु मजूमदार, दीन बंधु मित्र मजूमदार के नील दर्पण में भी मिलता है। ठीक है, उनकी बुक थी नील दर्पण, और इस पे यूपीपीसीएस ने और यूपीएससी दोनों ने प्रश्न पूछा था। ठीक है, मैचिंग वाले में आया था कि नील दर्पण किसकी बुक है। ठीक है, ये बेसिकली रहता क्या है, नील की खेती के कारण, जैसे नील की खेती में होता क्या है कि जो अंग्रेज रहते हैं, जो अंग्रेज मतलब अंग्रेज पैसे इन्वेस्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो नील की खेती करने वाले लोग होते हैं, पैसे तो उनको मजबूर किया जाता है कि आप नील की खेती कीजिए। जो किसान रहते हैं उनको नील की खेती करने के लिए एडवांस पैसे देते हैं। मान लीजिए आपको वो 100 रुपए दिए एडवांस, ठीक है, और आपसे वो एग्रीमेंट करा लेते थे। ठीक है, एग्रीमेंट करा लेते थे कि आपको इतना नील की खेती और यहाँ तक, मतलब जो फैक्ट्री है जहाँ पे नील निकाला जाएगा वहां तक आपको पहुंचाना है। ठीक है, अब इस 100 रुपए का आपको वो एडवांस दे देते थे। इस 100 रुपए में अब आपको सब करने धरने में आपका खर्चा हो गया 110 रुपए। ठीक है, 100 रुपए में करने धरने में आपका खर्चा हो गया 110 रुपए। ठीक है, क्योंकि अमूमन वो एग्रीमेंट इतना करते थे कि आपको उस पैसे से कुछ बचे मत, बशर्ते वो आपको 100 रुपए पहले मिल जाता तो किसानों को लगता था यार कर लेना चाहिए। ठीक है, अब 110 रुपए उनके पास, 110 रुपए उनके लग गए। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई 10 रुपए तुम्हारा कर्जा हो गया, तुमको हम फिर से 100 रुपए देते हैं। ऐसे करते करते ये 90 ऐसे आएगा, और फिर धीरे धीरे कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज करते हुए वो इसको उनको कर्ज के तले दबा देते थे। तो इसके कारण दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के दो विश्वास बंधु थे, वो इस चीज को पहचानते हैं और कहते हैं नहीं, अब हमको विद्रोह करना चाहिए। विद्रोह का क्षेत्र नदिया, पाबना, खुलना, ढाका व एक तरह से बंगाल तक सीमित था। ठीक है, और अत्याचारों का चित्रण आपको नील बंधु दीन बंधु मित्र मजूमदार के नील दर्पण में मिलता है। ठीक, तो ये चीजें थी। अब एक बार भारत में शैक्षणिक विकास को देख लेते हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको पढ़ा दें जो यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये तरीका थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, एक बार बोर्ड खोल लेता हूँ और आप लोग को कोशिश करूंगा कि एक मोटी मोटा ओवरव्यू दूं, फिर इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
तो शुरू करते हैं एक बार। भारत में आधुनिक शिक्षा, बेसिकली शिक्षा का विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन शिक्षा, ठीक है, लिख ही देता हूं। नहीं तो लोग बोलेंगे सर इसके पहले भारत में शिक्षा नहीं थी क्या? ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको दो भागों में देखेंगे, जाहिर सी बात है। एक तो आजादी के पूर्व, ठीक है, आजादी के पूर्व के लिए इतना रखते हैं, नहीं, आजादी के बाद के लिए, ठीक है। एक तो आजादी के बाद और एक पूर्व, ठीक है। अगर हम बात करें कि शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की, नहीं, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसे की स्थापना करते हैं, ठीक है, 1781, ठीक है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसे की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे बनाइएगा आप A4 पेज पे, ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, और उसमें 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स का डालिएगा, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये क्या करते हैं, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट ऐसे लिखिएगा, फॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा। दूसरा, 1791 में जोनाथन डंकन, इसके 10 वर्ष बाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बराबर पूछता है, ठीक है, जोनाथन डंकन, और ये क्या करते हैं, संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है, संस्कृत कॉलेज कहाँ पे, बनारस में, संस्कृत कॉलेज। तो एक इससे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। और एक था 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलजेली खुलता है, ठीक है, फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो एक तो इससे प्रश्न क्रोनोलॉजी वाला आता है कि कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज को आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, ठीक है। दूसरा मैचिंग वाला आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कब किससे बनाया था, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इन तीनों को शुरुआत माना जाता है, ठीक है, इन तीनों को शुरुआत माना जाता है। तो एक कह सकते हैं कि वारन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में, फिर उसके 10 वर्ष बाद जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें अगला एक बड़ा प्रयास माना जाता है इसमें, ठीक है, मैकाले मैकाले आयोग, ठीक है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था होती है, मैकाले आयोग, ठीक है। इसमें अगला प्रयास माना जाता है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा, इसमें पहले बिंदु के अंदर वो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे मैकाले आयोग, ठीक है, ये 1835 में, और इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है शिक्षा के लिए, हालांकि वो पैसा खर्च नहीं होता है। इसके बाद वुड डिस्पैच आता है डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा लिखेंगे वुड डिस्पैच, ठीक है, इसको डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। अब बात आती है इसमें, 3 विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, वो डिस्पैच में 3 विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ठीक है, 3 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है, ये वुड डिस्पैच के प्रमुख परिणाम के रूप में सामने आता है, ठीक है। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में, परंतु देसी भारतीय भाषाओं की भी यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद हंटर कमीशन आता है 1882, ठीक है, तो चौथा यहाँ पे लिखेंगे हंटर कमीशन, ठीक है,
हंटर हंटर कमीशन, ठीक है। और ये 1882, हंटर कमीशन 1882 में आता है। और ये बेसिकली भारतीय जो है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये बेसिकली प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, ठीक है। हाँ, हंटर कमीशन के बाद, ठीक है, ये हो गया हंटर कमीशन। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अगला पेज फिर आता है रैले कमीशन, ठीक है। तो इससे देखिए दो तीन प्रश्न आ सकते हैं इससे, कि एक तो रैले कमीशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो सैन्य सुधार, शिक्षा, चौथा हो गया, ये पांचवा था रैले कमीशन। रैले कमीशन बेसिकली 1902 में बनता है और इसमें पहली बार भारतीय सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो दो भारतीय सदस्य भी रहते हैं इसमें, दो भारतीय सदस्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, 1902 में आता है, 1902 में आता है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय एक्ट इसमें पारित होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है कि विश्वविद्यालय एक्ट आता है इसमें, ठीक है, जो गतिविधियां बढ़ रही थी उनको दबाने के लिए, ठीक है, छात्रों में जो स्वाधीनता के प्रति गतिविधियां बढ़ रही थी उसको दबाने के लिए विश्वविद्यालय एक्ट आता है और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है रैले कमीशन 1902 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा डालिएगा। फिर अगला है सैडलर आयोग 1917, छठा। बस इसलिए इसको लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग को एक मोटी मोटा ओवरव्यू बन जाए कि आधुनिक भारत में अभी हम लोग 2019 तक इसकी बात करेंगे, ठीक है। प्रमुख प्रमुख आयोग, सैडलर आयोग 1917, ठीक है। सैडलर सैडलर आयोग 1917 में बनता है। और ये क्या बात करता है, ये बेसिकली कई जगहों पे, मैसूर में, पटना में, हैदराबाद में, अलीगढ़ में, ढाका में, लखनऊ में, कई जगह विश्वविद्यालय इसमें खोले जाते हैं, ठीक है। और त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम, कुलपति की नियुक्ति, इन सब की बात इसमें सैडलर आयोग में होती है। तो इससे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। छठा सैडलर आयोग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत 5-6 जगहों पे विश्वविद्यालय खुल जाते हैं, कुलपति की नियुक्ति की बात होती है, त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम की बात होती है। और आजकल का जो कुछ कुछ शिक्षा का, एजुकेशन का जो ढांचा है वो कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हार्टोंग समिति 1929, हार्टोंग समिति 1929, ठीक है। 1929 में हार्टोंग समिति बनती है। और ये भी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का भी जो ढांचा है, ठीक है, नागार्जुन ने अपनी कविता में बताया था, उस समय का जो प्राथमिक शिक्षा की ढांचा थी, घुन खाए 100 तीरों पे, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पे, मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के खांचे। तो कुछ कुछ जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति थी वो उसके जिम्मेदार थे हार्टोंग समिति, ठीक है। आठवां हार्टोंग समिति के बाद, ठीक है, वर्धा योजना 1937। तो एक क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न भी इस पे बन सकता है 1937, ठीक है, कि रैले आयोग, सैडलर आयोग, वर्धा योजना और हार्टोग समिति क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो रैले कमीशन 1902, सैडलर आयोग 1917, हार्टोग समिति 1929 और वर्धा योजना 1937, ठीक है। वर्धा योजना के बाद जैसे ये पता है ना, वर्धा योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये यंग इंडिया में जो गांधी जी का लेख था उसी के आधार पर बनाया गया था। बेसिकली जाकिर हुसैन अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। फिर सार्जेंट प्लान आता है, 9वां सार्जेंट प्लान, ये 1944 में बनता है, ठीक है। 1944 में सार्जेंट योजना आती है और फिर उसके बाद भारत आजाद होता है, कोई प्रमुख आयोग नहीं बनता है। अब अगला इसमें देख लेते हैं भारत की आजादी के बाद, ठीक है। आजादी के बाद, तो आजादी की बात करेंगे तो राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, ठीक है। एक बार शिक्षा का मोटी मोटा एक में लग लेते हैं, बीच बीच में और कोई आयोग बने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग,
ये सब आजादी के बाद सबसे पहले बनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। इसी में 1948-49 में ये बनता है, यूजीसी का गठन होता है, जो आज का 48-49, ठीक है, 48-49 में बनता है, यूजीसी का गठन होता है। शिक्षा समवर्ती सूची में जाए, विश्वविद्यालय में कम से कम साल भर में 180 दिन की पढ़ाई हो, ये सब इनका मतलब रिकमेंडेशन रहता है। दूसरा है 1964 में कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग 1964, ठीक है, 1964। ये शिक्षा नीति की बनाने की बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की बात, शिक्षक प्रशिक्षण व नैतिक शिक्षा, ये सब कोठारी आयोग 1964 में, ठीक है। फिर यशपाल समिति, यशपाल समिति 1994, ठीक है, 1994। और अभी जो हालिया में बनी है क्या नाम था उनका, कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति, जो अभी नवी शिक्षा नीति थी उसके बारे में, ठीक है, नई शिक्षा नीति, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे कस्तूरी रंगन समिति। तो ये मोटी मोटा शिक्षा के विकास में ओवरव्यू आपके सामने है, ठीक है। अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने पीडीएफ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जो ये विलियम जोन्स भाई साहब थे, सर विलियम जोन्स, तो इसमें एक प्रश्न इनसे पूछ सकता है कैसा, ये थे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो मोटी मोटा ओवरव्यू आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है। अब चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो विलियम्स जोन्स जो थे, ये एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध थे। अब एशियाटिक सोसाइटी, ये मैं कंपाइल करते यहाँ से चल रहा हूँ। एक तो बनी थी कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। दूसरी बनी थी बॉम्बे में, बनी कई जगह थी लेकिन ये तीन प्रमुख हैं, बॉम्बे, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बॉम्बे। और एक बनी थी लंदन, ठीक है, लंदन में। ये तीन सोसाइटियां बनी थी 1784, 1784, 20 साल 1804, ठीक है, 19 साल 1823, ऐसे ये याद रखना है क्रोनोलॉजी में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता की स्थापना 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में, 20 साल 20 साल याद रखेंगे, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना 1823 में, 19 साल हुआ था लेकिन 20 साल पे याद रहेगा ऐसे, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ये विलियम जोन्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने फोर्ट विलियम में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि देखा जाए कि भारतीय जो प्रशासक जो आएंगे उनको भारतीय ग्रंथों के बारे में कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित मदरसा 1781 में, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित मौलवी मुइजुद्दीन, इसमें फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा की बात इसमें करते हैं। बनारस में जो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था, उसमें सारा चीज आपको पढ़ा हुआ है, बस उसको यहाँ से पढ़ते जाना है, ठीक है। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, उद्देश्य क्या था, हिंदू के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन, ठीक है। चार्ल्स विलिंग्स ये भगवत गीता के प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रस्तावना है वो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखा जाता है। तो भगवत गीता के अनुवादक के तौर पे चार्ल्स विलिंग्स का नाम आप लोग थोड़ा सा एक बार दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विलियम जोन्स जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चार्ल्स विलिंग्स और विलियम जोन्स, इन दो चीज को आप लोग याद रखना है। फिर हम लोगों ने वुड डिस्पैच या वुड घोषणापत्र की चर्चा की थी, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, ठीक है। और मैंने बताया था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर हंटर कमीशन की स्थापना होती है 1854 में, ठीक है। और शिक्षा की प्रगति नापने के लिए 1882 में फिर से इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। मतलब 1882 में इनकी नियुक्ति होती है प्रगति की शिक्षा नापने के लिए। बेसिकली ये प्राथमिक शिक्षा पे विशेष जोर की बात करते हैं। हालांकि इनके शासनकाल में भी, जैसे एक स्टेटमेंट इसमें फंसाने वाला रहता है कि बेसिकली बात तो प्राथमिक शिक्षा की करते हैं, लेकिन जब ये हंटर कमीशन जाता है तो दो विश्वविद्यालयों का गठन होता है। मैंने शायद नोट किया था, ठीक है, हाँ, दो विश्वविद्यालय इलाहाबाद और पंजाब में, ठीक है।
हंटर कमीशन के बाद ये प्राथमिक शिक्षा पे बात करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयागराज विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय होता है, और एक पंजाब में, दो विश्वविद्यालय भी इसमें खोले जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछे तो उसको मानना नहीं, क्योंकि यूपीएससी नहीं मानती है, ठीक है, ये ध्यान देना है बात, ठीक है। दो विश्वविद्यालय प्रयागराज में खोला गया था, ठीक है, 1887 में, और पंजाब में 1882 में। ये 1882 और ये 1887, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हंटर आयोग, हंटर कमीशन द्वारा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फिर सैडलर आयोग, रैली कमीशन के बारे में इसमें दिया नहीं, देखिए बीच में कहा गया सैडलर आयोग 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अब कुल कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें अब हम लोग एक एक बार देख चुके हैं, पूरा हम लोगों ने कस्तूरी रंगन समिति तक का विकास देखा। अब कल हम लोग जो है भारत में समाचार पत्रों के विकास के संदर्भ में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र वगैरह देखेंगे भारत में, और क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। उसमें एक बार थोड़ा सा उसके पहले एक परीक्षा उपयोगी दृष्टि, इसको एक बार देख लिया जाए, ठीक है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि में ये सारी चीजें हम लोग कर चुके थे, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। अब हम लोग करते ही हैं कि आज के लिए बस इतने पे ही रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वगैरह, ये सब हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तब तक मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।